नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य के पार्ट 2 में बहमनी साम्राज्य का विघटन और पतन और बहमनी साम्राज्य का प्रशासन और जनजीवन के बारे में। शुरू करते हैं। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र महमूद शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा, परंतु वह भी अयोग्य और दुर्बल निकला, जिसके कारण अमीरों ने अपना विद्रोह शुरू कर दिया और षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और सूबेदारों ने अपने राज्यों को स्वतंत्र करना घोषित शुरू कर दिया। सबसे पहले 1484 में बरार स्वतंत्र हुआ, फिर 1489 में बीजापुर और 1498 ईस्वी में अहमदनगर और 1518 ईस्वी में जैसे ही महमूद शाह की मृत्यु हुई, उसका फ़ायदा उठाकर गोलकुंडा भी अलग हो गया। महमूद शाह के बाद 3 और सुल्तान हुए। अंतिम सुल्तान कलीमुल्ला शाह की 1527 ईस्वी में मृत्यु हो गई और जिसके साथ ही बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया, विघटन हो गया और उसके विघटन से 5 राज्य का उदय हुआ: बरार, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। बरार का संस्थापक फतेहुल्लाह अहमद शाह, जो कि बरार का सूबेदार था। 1484 ईस्वी में उसने बहमनी साम्राज्य से स्वयं को अलग करते हुए अपने आप को स्वतंत्र बरार का सुल्तान घोषित कर दिया। एलिचपुर को अपनी राजधानी बनाया। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या राजधानी बनी थी? एलिचपुर। उसके द्वारा स्थापित राजवंश जो है वो इमाद शाही नाम से जाना गया। यह राज्य अधिक समय तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए नहीं रख सका और 1575 ईस्वी में अहमदनगर ने बरार को जीतकर अपने में मिला लिया था। बीजापुर बहमनी साम्राज्य के विघटन से बने 5 राज्यों में बीजापुर जो था वो सबसे शक्तिशाली साबित हुआ। बीजापुर का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह बहमनी राज्य के अंतर्गत बीजापुर का यह सूबेदार था। 1489 में उसने बहमनी से अपने आप को अलग कर इस राज्य की नींव रखी थी और उसी के नाम से इस वंश के राजवंश का नाम जो था वो आदिल शाही कहलाया। विजयनगर से बीजापुर का निरंतर संघर्ष चलता रहा। बीजापुर ने मुगलों का भी निरंतर विरोध किया, लेकिन 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे अंत में अपने साम्राज्य में मिला लिया। अहमदनगर का संस्थापक मलिक अहमद था। मलिक अहमद जुनार यानी दक्षिण का सूबेदार था उस समय। 1498 ईस्वी में उसने अपने आप को फ्री कर लिया, स्वतंत्र कर लिया। इसका राजवंश निज़ाम शाही राजवंश कहलाया। मुगलों ने इस पर भी कई बार आक्रमण किया। जहांगीर ने भी इसे जीतने का प्रयास किया था, लेकिन इसके प्रधानमंत्री मलिक अंबर ने सफलतापूर्वक इसकी रक्षा की। अहमदनगर को विजयनगर और मुगल शासकों से संघर्ष करना पड़ा, जिससे उसकी शक्ति नष्ट हो गई और उसकी मृत्यु के बाद 1636 ईस्वी में शाहजहां ने इसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। बीदर बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी गुलबर्गा थी। सुल्तान अहमद शाह ने बीदर को अपनी राजधानी बनाया और 1526 ईस्वी में कासिम वरीद के उत्तराधिकारी अमीर अली वरीद, जो कि अंतिम सुल्तान कलीमुल्ला शाह को अपदस्थ करके सिंहासन पर बैठा था, उसने एक नए राजवंश वरीद शाही की नींव डाली। 1618 से 19 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने इस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा, इसके संस्थापक कुतुब शाह एक तुर्की सरदार था और महमूद शाह बहमनी के समय तेलंगाना का सूबेदार था। वजीर कासिम वरीद के व्यवहार से खिन्न होकर 1518 ईस्वी में उसने अपने आप को बहमनी साम्राज्य से अलग कर लिया और स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इस राज्य का राजवंश कुतुब शाही कहलाया। 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इन सारे राज्यों में आपसी प्रतिद्वंदिता थी, कॉम्पिटिशन था आपस में। इन्हें विजयनगर साम्राज्य तथा मुगलों से भी संघर्ष करना पड़ा। ये आपस में भी लड़ते रहते थे। इन्हें विजयनगर साम्राज्य और मुगलों से भी संघर्ष करना पड़ा। मुगलों ने इन्हें अपने साम्राज्य में मिलाकर इनका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया। बहमनी साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? इसके कई कारण थे। पहला कारण था अमीरों का आपसी संघर्ष। दक्षिण भारतीय मुसलमान और विदेशी मुसलमानों के अमीरों के 2 मुख्य गुट थे, जिनमें आपसी मनमुटाव जो था वो बहुत अधिक बढ़ गया था और आपसी कुचक्रों की लड़ाई में खुद भी वह कमज़ोर हुए और राज्य को भी उन्होंने कमज़ोर कर दिया, जिसके कारण साम्राज्य की शक्ति में कमी आई और उसका ये पतन का कारण बढ़ा।
ये बहुत बड़ा कारण बना। दूसरा रीज़न था अराजकता और अव्यवस्था। अलाउद्दीन सेकंड के बाद बहमनी साम्राज्य धीरे धीरे अराजकता और अव्यवस्था का शिकार बनता चला गया, जिसका प्रमुख कारण अमीरों की आपसी लड़ाई थी। बाद के सुल्तानों की अयोग्यता, विलासिता और निर्बलता कमजोरी भी पतन के बहुत बड़ा कारण बनी। सुल्तानों की निर्बलता और अयोग्यता का लाभ उठाकर ही अमीर और सूबेदार पृथक होकर अपने अपने प्रांतों को स्वतंत्र करने में कामयाब हो गए। तीसरा रीज़न निरंतर युद्ध व संघर्ष। मोहम्मद शाह द्वितीय के अलावा लगभग हर सुल्तान का विजयनगर साम्राज्य के साथ मालवा, गुजरात और उड़ीसा के राज्य के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहा, जिसके कारण राज्य की सैनिक शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचा। और दूसरी तरफ बहुत अधिक धन का लूटपाट, अर्जित धन संपत्ति के कारण सुल्तान जो थे वो विलासी और निकम्मे हो गए थे, नकारा हो गए थे, जिसके कारण साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। चौथा रीज़न धर्मांधता की नीति। बहमनी साम्राज्य के लगभग हर सुल्तान ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई और गैर मुस्लिमों पर इन्होंने घोर अत्याचार किए, जिसके कारण कई बार उन्हें हिंदुओं के विद्रोह का सामना करना पड़ा और बहुसंख्यक जनता की सहानुभूति से ये हमेशा वंचित रहे, जिसके कारण से इनका पतन भी जल्दी हुआ। पांचवा रीज़न अयोग्य और विलासी सुल्तान। बहमनी सुल्तान जो हुमायूं था वो इतना क्रूर था कि जालिम के नाम से जाना गया, और मोहम्मद शाह तृतीय वो शराबी और अयोग्य था, और थोड़े से शक के कारण उसने अपने योग्य वजीर महमूद गवा की हत्या कर दी थी। बहमनी साम्राज्य के कई शासक व्यभिचारी थे, दुराचारी थे और विलासी थे, जिसके कारण बहमनी साम्राज्य का विघटन जो था वो स्वाभाविक था। महमूद गवा की हत्या ये भी एक रीज़न था। 1458 ईस्वी से लेकर 1481 तक महमूद गवा ने बहमनी राज्य को एक कुशल वजीर व सेनानायक के रूप में सेवाएं दी थी और राज्य का विस्तार भी किया था और सुदृढ़ भी किया था। लेकिन सुल्तान ने 1481 में उसकी हत्या कर दी, जिसके कारण अब अलगाववादी शक्तियों को नियंत्रित करना बहुत दुष्कर था। ऐसे अविश्वास के माहौल में बहमनी साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया था और अमीर और सूबेदारों ने अपने अपने प्रांतों को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया और इस प्रकार एक साम्राज्य का अंत हो गया। तो इस तरीके से बहमनी साम्राज्य का विघटन हुआ, पतन हुआ। अब पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य का प्रशासन किस तरीके का था और जनजीवन कैसा था। प्रशासन में राज्य की समस्त जो शक्तियाँ थी वो सुल्तान में ही निहित थी। उत्तराधिकारी के सुनिश्चित नियमों का अभाव था, जिसके कारण बहमनी साम्राज्य कुचक्रों और अव्यवस्था का शिकार बना। और ये भी देखा गया कि मध्य एशिया में उत्तरी अफ्रीका से आने वाले मुसलमानों को ऊंचे पद दिए जाते थे, जिसके कारण आपसी संघर्ष को बल मिला और ऐसी स्थिति ने राज्य की आंतरिक एकता को कमज़ोर कर दिया। राज्य धर्म इस्लाम था और सुल्तानों ने इस्लामी नियमों से शासन व्यवस्था स्थापित की थी। धार्मिक अत्याचार बहमनी इतिहास की एक मुख्य विशेषता थी। बहमनी राज्य का संगठन सामंतवादी प्रणाली पर था। प्रारंभ में 4 प्रांत को अतराफ भी कहते थे। ये थे दौलताबाद, बरार, बीदर और गुलबर्गा। दौलताबाद के प्रांतपति या तरफदार को कहते थे मनसद आली और बरार के प्रांतपति या तरफदार को मुजलिस आली, बीदर के तरफदार को आज़म हुमायूं और गुलबर्गा के तरफदार को कहते थे मालिक नायब, है ना। इन तरफदारों की अपनी खुद की भी सेना होती थी। इस सामंत वर्ग की दूसरी विशेषता इसका प्रजातीय तथा धार्मिक संघर्ष था। समस्त सामंती वर्ग जो था वो 2 भागों में विभाजित था, विदेशी या आफाकी जो बाहर से आए थे और दक्षिणी या गरीबों यानी जो यहीं के थे। दक्षिणी के अंतर्गत स्थानीय मुस्लिम वर्ग था जो लंबे समय से दक्षिण में बस गया था। वे प्राय सुन्नी इस्लाम के अनुयायी थे। मुजाहिद शाह के समय से ही विदेशियों को आकर्षित करने और उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त करने की नीति को प्रमुखता दी गई थी। मुजाहिद शाह के समय से ये ईरान, तुर्की, मध्य एशिया, अरब तथा अफगानिस्तान के सैनिक थे और ये विदेशी मुसलमान मुख्य रूप से शिया इस्लाम के अनुयायी थे और जो दक्कनी थे वो सुन्नी के थे। इन दोनों दलों की पृथक सत्ता थी और इनकी प्रतिद्वंदिता का प्रभाव राजनीतिक, सामाजिक तथा इस पे शासन पर भी पड़ा। बहमनी राज्य का राजधर्म इस्लाम था और इस्लाम को मानने वाले को ही राज्य का नागरिक माना जाता था। निर्धारित जो कर थे उसके अलावा भी प्रजा से कर वसूले जाते थे और हिंदू जनता से तो बहुत अधिक कर वसूल किया जाता था।
कर व्यवस्था अव्यवस्थित थी, मनमाने ढंग से कर वसूला जाता था। व्यापार वाणिज्य तथा उद्योग धंधों को प्रोत्साहित नहीं किया गया। शासन तंत्र बहुत खराब था, भ्रष्ट व गबन करने वाला था। अधिकांश इतिहासकारों ने बहमनी शासन व्यवस्था की बहुत निंदा की। सिर्फ इस्लामी विद्वानों और साहित्यकारों को ही राज्य संरक्षण देता था। बहमनी साम्राज्य में सामाजिक जीवन किस तरीके से था? समाज दो भागों में विभाजित था। पहला हिंदू, जो कि किसान, शिल्पकार, व्यापारी और इस तरीके के वर्ग थे, और दूसरे में मुस्लिम, जो मुख्य रूप से सैनिक और राज्य अधिकारी थे। सामाजिक जीवन पूरे बहमनी शासनकाल में अशांत था। उसका कारण यह था कि मुस्लिम अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी बहुसंख्यक हिंदू वर्ग से बेहतर स्थिति में था, क्योंकि हिंदू पर अत्याचार किए जाते थे। हिंदू सिर्फ कृषि और उद्योग धंधों में काम करके अपनी आजीविका चलाते थे और उनकी शासन में कोई किसी भी तरह की भागीदारी नहीं होती थी। उच्च पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। बहमनी शासकों ने हिंदुओं को कभी भी अपनी प्रजा नहीं माना और गैर मुस्लिमों को हर जगह अपमानित व प्रताड़ित किया जाता था। उनका सामूहिक कत्लेआम जैसे आम बात थी और उनसे जजिया भी वसूला जाता था। यानी हिंदू की स्थिति बहमनी साम्राज्य में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बहमनी शासकों ने हर एक गांव में एक मस्जिद बनाई और प्रत्येक बड़े शहर में एक मकतब यानी उच्च विद्यालय बनवाया था, स्कूल बनवाया था। राजधानी बीदर में अरबी और फारसी की शिक्षा के लिए एक महाविद्यालय बनवाया गया। साथ में एक पुस्तकालय भी बनवाया था, पर शासकों ने जो हिंदुओं के लिए कोई भी रुचि नहीं दिखाई, उनके लिए कोई स्कूल इस तरीके से शिक्षण संस्थान नहीं खोला। बहमनी शासकों ने अपने ऐश्वर्य और वैभव को प्रदर्शित करने के लिए कई विशाल राजभवन व मस्जिदें बनवाई और साथ ही कई राजमार्ग और पुलों और गुलबर्गा और बीदर में बगीचों का निर्माण कराया, उद्यानों का निर्माण करवाया। बहमनी शासकों ने एक नई कला शैली को भी जन्म दिया, जिसमें भारतीय, तुर्क, ईरानी और मिस्र के तत्वों का मिश्रण है, जिसे बीदर और गुलबर्गा की मस्जिदों में देखा जा सकता है। लेकिन इन निर्माणों का भी काला अध्याय यह है कि इस काल की जो अधिकांश इमारतें हैं वो हिंदू मंदिरों को तोड़कर उसी स्थान पर उसी सामग्री से बनाई गई, जिसके कारण इन इमारतों का हिंदू शैली के प्रभाव से बचना संभव नहीं था। ये आप जो नक्शा देख रहे हैं, इसमें येलो पार्ट जो है वो बहमनी साम्राज्य है और जो ग्रीन पार्ट है वो विजयनगर है। बहमनी साम्राज्य में आपको बीदर, बरार, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीजापुर दिखाई दे रहा है। तो ये साउथ वाला पार्ट है। तो आज हमने बहमनी साम्राज्य पूरा लेसन कर लिया है। थैंक यू।